वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सैन्य विज्ञान होता है सेम ही होता है, तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप बीए में हैं तो भी आप वीडियो देख करके लाभान्वित हो सकते हैं, और बीएससी में है तो भी, बीएससी फर्स्ट ईयर में है तो भी आप इस वीडियो से अधिक मात्रा में लाभान्वित हो सकेंगे, और बीए में है तो भी। ओके, तो बीए फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए यह वीडियो है सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस। तो मिलिट्री साइंस या सैन्य विज्ञान के नाम से जाने जाने वाला यह विषय वस्तु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं पे यह बहुत सारे जो है विषय वस्तुओं को अपने में समाहित किए हुए है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, पेपर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे, भारतीय युद्ध कला के बारे में जानेंगे, प्राचीन से लेकर के आधुनिक काल तक के जो है युद्ध कला के बारे में जानेंगे जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने आती रही हैं। मिलिट्री साइंस में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। बस आपको मेरे प्यारे दोस्तों पेपर 1 से बस इतने प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। इन सभी प्रश्नों को लगातार 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना है। बड़े ही आसानी से सारे के प्रश्न आपके कंठस्थ हो जाएंगे। मॉडल पेपर है 2021 के लिए, यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में 60% देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से एक मॉडल पेपर मैं और देने का प्रयास करूँगा, और उसके बाद में आप जो है बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुचारू रूप से, बड़े ही गहनता से जो है अपने पेपर में जो है अपना वर्क कर सकेंगे। ओके, तो पेपर जो है मॉडल पेपर है 2021 का, टॉप 100 MCQs मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो बिल्कुल बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। एक एक मुद्दे को समझाने का प्रयास करेंगे बड़े ही आसानी से। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को खिलवाड़ में एकदम से हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पहले प्रश्न की। यहाँ पर आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है मेरे प्यारे दोस्तों। कुछ इस प्रकार से स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत होती रहेगी, और आप आसानी से जो है अपने प्रश्न पत्रों मतलब प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से परीक्षा के अंतिम चरण में इस वीडियो को आसानी से आप 2 से 3 बार देख करके चले जाएंगे। आप एग्जाम में जो है फटाफट से सबसे आगे सबसे पहले अपने प्रश्नों को हल करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। बीए बीएससी प्रथम वर्ष सैन्य विज्ञान, प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय युद्ध कला 1947 तक, 1947 तक मतलब कि प्राचीन से लेकर के 1947 तक। इसका सिलेबस भी हमने अपलोड करवा दिया, उसको देख लेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद में द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सशस्त्रों का विकास एवं पाश्चात्य युद्ध कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त। पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पर पहले पेपर में जाएंगे तो आपको ऐसे मिलेगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो है अंक जो है मेरे प्यारे दोस्तों वह समान है। तो प्रत्येक प्रश्न के अंक कैसे हैं, समान है। एक प्रश्न करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 करेंगे 2 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से आपको मिलता चला जाएगा। समझ में आ रही ना बातें। चले पहला प्रश्न देखते हैं, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो 10 राजाओं का युद्ध जो था वह रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसको परुष्णी नदी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। मैं पहले आप लोगों को जो है प्रश्न हल करने का मौका तो अवश्य दूंगा, उसके बाद में मैं जो है प्रश्नों को तुरंत मैं बता दूंगा। ओके, पहले आप लोगों को एक मौका तुरंत देता हूं मैं, उसके बाद में मैं तुरंत जो है आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न दूसरा नंबर देखेंगे, वेदों में गुप्तचर को किस नाम से संबोधित किया जाता था। ए है जासूस, बी है अस्पष्ट, सी है गुप्तचर और डी है राजदूत। तो मेरे प्यारे दोस्तों वेदों में गुप्तचर को हम अस्पष्ट नाम से जानते थे। क्या अस्पष्ट? क्या ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तीसरा नंबर पर देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन मतलब पुराना वेद कौन है। ऑप्शन ए में दिया है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद, डी है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद आपका है कौन सा, ऋग्वेद। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। सबसे जो है नया वेद कौन सा, अथर्ववेद है। आगे समझते हैं, अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि पार्श्वनी नदी को आज किस नाम से जाना जाता है। तो पार्श्वनी नदी को हमने आपको बता ही दिया था, रावी नदी। तो इसको बिल्कुल आपको ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, आप डी वैसे लगा दिए होंगे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 5वां नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में पैदल सेना को हम क्या कहते थे। तो ऋग्वेद में पैदल सेना को हम क्या कहते थे। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया अक्षयहिणी, बी में दिया है चतुरांगणी, सी में दिया है अनिकनी और डी में दिया है पुतना। क्या पुतना, प्रतना, प्रतना। तो ये ऑप्शन डी है करेक्ट होगा, प्रतना। तो जो है ऋग्वेद में पैदल सेना जो चलती थी उन सेना को हम क्या कहते थे, प्रतना कहते थे। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। 6वां नंबर प्रश्न देखिए, राजा सुदास किस कुल के थे। प्रश्न बताइए, राजा सुदास किस कुल के थे। ऑप्शन ए में दिया है अनु, बी में दिया है यदु और सी में दिया है पुरु और डी में दिया है भरत। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो राजा सुदास थे वह भरत कुल के थे। किसके थे, भरत कुल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर प्रश्न है महाकाव्य काल की समयावधि क्या थी। महाकाव्य काल की समयावधि क्या थी। ए में दिया 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, बी में दिया 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, सी में दिया 700 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व और डी में दिया 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर होगा 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व, मतलब कि ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ओके, बी ऑप्शन। आगे समझते हैं अगला प्रश्न है वैदिक काल में आर्यों का मुख्य हथियार क्या था। वैदिक काल में आर्यों का मुख्य हथियार क्या था। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ए ऑप्शन दिया है भाला, बी में दिया है गदा, सी में दिया तीर धनुष और डी में दिया है कटार। बताएंगे क्या होगा। तो वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य हथियार था वह तीर धनुष था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पत्ती में कितने मतलब पैदल सैनिक होते थे। तो एक पत्ती में मतलब कितने पैदल सैनिक होते थे। तो एक पत्ती में मेरे प्यारे दोस्तों 5 सैनिक पैदल होते थे। कितने, 5 पैदल सैनिक होते थे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे समझते हैं अगला प्रश्न है 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न है सारथी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए में दिया घुड़सवार से, बी में दिया है रथ से, सी में दिया है गजसेना से और डी में दिया है रथ संचालक से। और सारथी का मतलब होता है, एक तो होता है रथी, रथी मतलब होता है जो रथ पे बैठा हुआ होता है, उसी को महारथी के नाम से भी जानते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों जो उसके साथ में होता है उसको हम सारथी कहते हैं, जो कि रथ को चलाता है। तो रथ को चलाने वाला व्यक्ति सारथी कहलाता है। यहाँ पर संचालक मतलब होता है चलाना, रथ मतलब होता है रथ को। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे समझते हैं 11 नंबर। 3 सेनामुख किसके बराबर होते हैं। तो 3 सेनामुख किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन ए में दिया एक गण, बी में दिया है एक गुल्म, सी में दिया एक वाहिनी और डी में दिया है एक प्रतना। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो बराबर होते हैं 3 सेनामुख एक गुल्म के बराबर होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे समझते हैं 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक अक्षौहिणी में कितनी अनिकिनी होती हैं। तो एक अक्षौहिणी सेना होती है। तो अक्षौहिणी सेना में जो है कितनी अनिकनी होती हैं। तो 10 अनिकनी होती हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कुरुक्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो कुरुक्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है। आज के ऑप्शन ए में दिया गुजरात में, बी में दिया मध्य प्रदेश, सी में दिया हरियाणा, डी में दिया उत्तर प्रदेश। क्या होगा, लगाने का प्रयास करेंगे। तो कुरुक्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, हरियाणा में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त कि महाकाव्य, क्या प्रश्न है आपका कि महाकाव्य में कुल कितने दुर्ग कितने प्रकार के थे। महाकाव्य काल में दुर्ग कितने प्रकार के थे। ए में दिया है 3 प्रकार के, बी में दिया है 4 प्रकार के, सी में दिया है 5 प्रकार के और डी में दिया है 2 प्रकार के। तो महाकाव्य काल में दुर्ग जो होते थे 4 प्रकार के होते थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न 15 नंबर देखते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों के द्वारा कितनी अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया था। तो पांडवों के द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों 7 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया था। महाभारत के युद्ध में कितने, 7 अक्षौहिणी सेना का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका जो है 16 नंबर। महाभारत के रचनाकार का क्या नाम है। तो महाभारत के रचनाकार का क्या नाम है, जो है श्री कृष्ण। ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया श्री गणेश, सी में दिया भीष्म पितामह और डी में दिया है महर्षि वेदव्यास। तो महाभारत का रचनाकार कौन है, किसने किया था, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे चलते हैं 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि महाभारत युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। तो महाभारत का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया। ए में दिया पांडव एवं कौरवों के मध्य, बी में दिया अर्जुन एवं दुर्योधन के मध्य, सी में दिया कृष्ण एवं भीष्म पितामह के मध्य, डी में दिया कर्ण एवं अर्जुन के मध्य। तो महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन दुर्योधन कृष्ण भीष्म पितामह कर्ण और अर्जुन सभी के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा पांडव और कौरव, क्योंकि पांडव की तरफ से जो है तमाम सारे लोग थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। इसी प्रकार से और भी लोग जो है इनके तरफ से राजा विराट वगैरह सब इनके तरफ से थे। और कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, दुर्योधन तो था ही, दुशासन थे, उसके 2 सौ भाई थे जिसको भीम ने अकेले मारा था। ये सारे के सारे लोग शामिल थे। ओके, ऑप्शन इसका करेक्ट होगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है अर्जुन के संघ का क्या नाम था। पांचजन्य में हिस्से के सम देवदत्तम धनंजया। पांड जो है देवदत्त नाम का संघ भगवान श्री कृष्ण के पास था। पांचजन्य संघ किसका नाम था, अर्जुन के संघ का नाम था पांचजनयम। पांचजनयम मतलब हृषिकेशम देवदत्तम धनंजया पौंड दध्य मुखो महाशंखो भीम कर्मो विकोदरा। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन इसका करेक्ट होगा पांचजन्य। तो पांचजन्य जो संघ था या किसका था मेरे प्यारे दोस्तों, यह अर्जुन के संघ का नाम था। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। चतुरंग बल के सम्मिलित चतुरंग बल में सम्मिलित थे। चतुरंग बल में कौन सम्मिलित होते थे, पैदल लोग सम्मिलित होते थे, रथ भी सम्मिलित होता था, अश्वारोही भी होते थे और गज भी होते थे। हाथी घोड़े घोड़े पर सवार आदमी, रथ भी होते थे और पैदल लोग भी, उसी को चतुरंग बल कहा जाता था। ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे समझते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर।
20वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। 20वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है कि महाभारत में भीम के गधे को किस नाम से जाना जाता था। तो भीम के गधे को भैया यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक नाम तो है, यहाँ पर वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो जाबेस नाम का गधा भीम जो है यूज करते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको जाबेस नहीं दिया हुआ है। पेपर, चूँकि ये पेपर ही सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, ध्यान रखें। तो पेपर में एक आध मतलब 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि आपके जो है पूरक प्रश्न होते हैं, और पूरक प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जो कि मेरे प्यारे दोस्तों जिनका जो है कहीं ना कहीं पे करना जो है उनको कठिन सा माना जाता है, मतलब कि उनके सही उत्तर आपको मतलब ऑप्शन में दिए नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों इनमें से केवल एक होगा, महाभारत के में भीम के गधे को किस नाम से जाना जाता था। तो शतघनी जो होता है ये 100 लोगों को मारने वाला एक यंत्र होता है, जिसमें ऐसे मान लेते हैं। आपने देखो बल्हा जो है उसमें आपने देखा होगा शायद, एक जैसे होता नहीं, एक ऐसे मान लेते हैं, एक गधे की भांति होता है या भी, और ऐसे होता है एकदम से, मैं बताने का प्रयास करता हूँ, ऐसे होता है और इसमें ऐसे ऐसे मतलब कांटे की आकार का ऐसे जमा होता है ऐसे। ये औजार कभी देखा है आपने? इसमें जो है रस्सी बंधी हुई थी, इसी को घुमा घुमा करके, बाहुबली में देखा होगा आपने, घुमा घुमा करके मारती। ये है आपका शतघनी। शतघनी होगा नहीं, बस इसी तीनों में से, अब इसी तीनों में से कोई एक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। अब या तो ऑप्शन गलत है या फिर इनको जाबेस तो कहा जाता था वैसे, लेकिन इनमें से आप लगा दीजिए, कुछ भी मिलेगा। तो ये पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे देखते हैं 21 नंबर प्रश्न है कि महाकाव्य मतलब कि महाकाव्यकालीन सेनाएँ कहलाती थी। तो महाकाव्यकालीन जो सेनाएँ थी वह क्या कहलाती थी? चतुरंग बल कहलाती थी। चतुरंग बल, चतुरंग बल कहलाती थी। ऑप्शन किस में दिया? डी में दिया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र की भाषा कैसी है? तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो कौटिल्य ने लिखा, मतलब चाणक्य ने लिखा है। अर्थशास्त्र की भाषा कैसी? तो संस्कृत भाषा में लिखा है। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्त्र मंत्र शक्ति से संचालित होता था? सुदर्शन चक्र जो होता था मंत्र शक्ति से चलता था। ओके, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 25 नंबर प्रश्न है कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के बल बताए गए हैं? तो कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के बल बताए गए हैं? 4 प्रकार के बल कौटिल्य ने बताए हैं। कितने प्रकार के बल बताए कौटिल्य ने मेरे प्यारे दोस्तों? सॉरी, हाँ, तो कौटिल्य द्वारा बताए गए कितने प्रकार के बल मतलब बताए गए हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन इसमें डी दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर, कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए कितने उपाय बताए हैं? तो इसके लिए कितने उपाय बताए हैं मेरे प्यारे दोस्त? जो है विदेश नीति के संचालन के लिए कौटिल्य ने 4 जो है 4 भी मतलब 4 उपाय बताए हैं। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है आपका। 27 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग, अर्थशास्त्र में वर्णित दुर्ग है क्या है? ए ऑप्शन दिया औदक, बी में दिया पारबत, सी में दिया धानवन, डी में दिया उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा, हमने बताया था जब भी ऐसी चीज़ पूछे तो उपरोक्त डी में अगर ऑप्शन दिया तो वही करेक्ट होता है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन इसका डी होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर, कौटिल्य की जो है 60 गुण्य से जो है नीति थी में सम्मिलित नहीं है इनमें से। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो है इनमें से जो आक्रंद है या सम्मिलित नहीं है, बाकी यान, विग्रह, संधि ये सब सम्मिलित हैं कौटिल्य की 60 गुण्य नीति में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कौटिल्य के कितने मतलब कौटिल्य ने कितने प्रकार के तीरों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने मेरे प्यारे दोस्तों 6 प्रकार के तीरों का उल्लेख किया। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा भैया? तो अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा, मतलब चाणक्य ने लिखा है। 31 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित गुप्तचर सेवा प्रणाली का भाग नहीं था? तो कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित गुप्तचर सेवा प्रणाली का जो भाग नहीं था वह मेरे प्यारे दोस्तों रसद जो है वही नहीं था। रसद ऑप्शन बी में दिया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वन दुर्ग का आशय क्या है? वन दुर्ग का मतलब क्या होता था? जंगल में निर्मित, तो जंगल में निर्मित होता था, इसका मतलब वन दुर्ग का मतलब होता है जंगल में निर्मित। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे दोस्त 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ कि मंडल सिद्धांत संबंधित है। ए में दिया है काम जो है कामंदक से, बी में दिया है कौटिल्य से, सी में दिया है शुक्र से और डी में दिया है विश्वामित्र से। तो मंडल सिद्धांत जो है मेरे प्यारे दोस्तों या कौटिल्य से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में किस मैदान पर युद्ध हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, तराइन का पहला और द्वितीय युद्ध। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। 1191 में वही प्रश्न पूछ लिया गया तराइन का प्रथम संग्राम कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम संग्राम जो है 1191 में हुआ था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भटिंडा किला संबंधित है। भटिंडा किला किससे संबंधित था? भटिंडा किला किससे संबंधित था भैया? पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है भटिंडा किला। आगे देखते हैं, तराइन के द्वितीय संग्राम में मोहम्मद गौरी, तराइन के द्वितीय संग्राम में मोहम्मद गौरी ने किस समर तंत्र का प्रयोग किया था? तो किस समर तंत्र का प्रयोग किया था भैया? तो इन्होंने रक्षा समर तंत्र का प्रयोग किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने, रक्षा समर तंत्र। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कहाँ के राजा थे? पृथ्वीराज चौहान मतलब के पिता जो थे वह कहाँ के राजा थे मेरे प्यारे दोस्तों? पूछा गया है। तो अजमेर के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अजमेर के राजा थे। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान के पिता। आगे देखते हैं, 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल 2 से 3 बार याद देख लेना वीडियो को, बस याद हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला शासक कौन था? तो भैया मोहम्मद शाह थे। कौन थे इनमें से? मोहम्मद शाह थे। दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद शाह। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न है, किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी? तो भैया दिल्ली से आगरा कब स्थानांतरित की गई थी? हमने इससे पहले आपको प्रश्न बताया कि दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था मोहम्मद शाह ने। और पूछा जा रहा है 40 नंबर की, किस शासक ने राजधानी मतलब किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की गई थी? तो सिकंदर लोदी के समय में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। 41 नंबर पर देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना प्रायः किससे की जाती है? तो भैया कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली से की जाती है। द प्रिंस, मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंस, इससे की जाती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। महमूद गजनबी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण और सहज प्रश्न पूछा था, बस इन्हीं सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। आगे देखते हैं, 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे देखते हैं 44 नंबर, तुलगमा क्या है? तुलगमा जो है मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध सामरिकी मतलब युद्ध नीति, एक प्रकार से तुलगमा युद्ध नीति। और इसी तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम मैदान में बाबर के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, पानीपत के प्रथम संग्राम के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? पानीपत के प्रथम संग्राम के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? हमने बताया कि इसके बीच में होता इब्राहिम लोदी था उस समय। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। इसी से और जो है बाबर से युद्ध हुआ था पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, और इब्राहिम लोदी हार जाता है। 46 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मीर आतिश से क्या तात्पर्य है? मीर आतिश से क्या तात्पर्य है? तो मीर आतिश से है तोप खाने का प्रमुख होता था मीर आतिश। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे देखते हैं 47 नंबर प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत काल में सवार के पास कितने सैनिक होते थे? दिल्ली सल्तनत में सवार के पास कितने सैनिक होते थे? दिल्ली सल्तनत में सवार के पास 4 सैनिक हुआ करते थे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला है 48 नंबर प्रश्न, जमींदारी प्रथा क्या दिया है? जमींदारी प्रथा से मनसबदारी प्रथा भिन्न थी क्यों भिन्न थी भैया? क्योंकि यह वंशानुगत नहीं होती थी। जमींदारी प्रथा वंशानुगत होती थी, लेकिन मनसबदारी प्रथा जो होती थी यह जो है क्या थी? यह जो है वंशानुगत नहीं होती थी। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, सोमनाथ का संग्राम कब लड़ा गया था? तो सोमनाथ का संग्राम जो लड़ा गया था 10,000 मतलब कि 1025 में लड़ा गया था। ऑप्शन इसका सी में दिया 1025 ईस्वी। आगे देखते हैं अगला 50 नंबर प्रश्न, महमूद गजनबी भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? महमूद गजनबी ने भारत पर 1001 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर की सेना में कितनी बैलगाड़ियाँ थीं? पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर की सेना में कितनी बैलगाड़ियाँ थीं? भैया बैलगाड़ी उस समय अभी कोई गिनने नहीं गया था कितनी बैलगाड़ियाँ थीं। अब यह प्रश्न एकदम से जो है तुकांत है, इसमें कुछ लगा नहीं सकते आप। यह पूरक प्रश्न है, यह बात ध्यान रखिए। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया, 2019 के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया कि पानीपत के प्रथम संग्राम में बाबर की सेना में कितनी बैलगाड़ियाँ थीं। भैया सैनिक तो आज तक पता नहीं लगा, किसी में अलग बता रहा है, किसी में अलग बताता है। तो इसमें कोई प्रश्न आप जो है इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि यह पूरक प्रश्न की श्रेणी में है। ऐसे प्रश्न आपके 2021 में पूछे जाएंगे। 3 से 4 प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिनके जो है ऑप्शन आपको गलत मिलेंगे। ओके, ध्यान रखेंगे, मतलब वो प्रश्न ही सही नहीं मिलेंगे।
52 नंबर प्रश्न देखते हैं, मनसब का क्या अर्थ होता है। मनसब का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे दोस्त, मनसब का अर्थ होता है पदवी, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। 53 नंबर, पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। तो पहली बार भैया मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका, खानवा का संग्राम कब हुआ था। खानवा का संग्राम जो हुआ था 1527 ईस्वी में हुआ था। पहले पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, उसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं खानवा का संग्राम किसके किसके बीच में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सारे के सारे युद्धों के जितने भी लड़े हैं, किसने जीता, कब हुआ है, सब रट लीजिए। तो खानवा का जो संग्राम हुआ था 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा के, ऑप्शन इसमें राणा कहीं पर दिया हुआ है, हाँ राणा सांगा के बीच में, ये देखिए बाबर राणा सांगा ऑप्शन ए में दिया है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका जो है 56 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था। भैया लोदी वंश का अंतिम सुल्तान जो कौन था, तो लोदी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वह इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम खान लोदी कहीं लिखा है, ऑप्शन डी में, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं भैया, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देखते हैं, सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग कब किया गया था। सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग जो है पानीपत के प्रथम मैदान में किया गया था 1526 ईस्वी में, मतलब जब युद्ध होता पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं जो है सेबराव का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया। तो सेबराव का युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज और सिखों के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। हमने इन सभी प्रश्नों को आपको जो है सिलेबस में बता दिया है। इन सभी प्रश्नों को अगर आप रट लेते हैं ना, याद कर लेते हैं, तो सारे के सारे प्रश्न आप एग्जाम में करके आएंगे। 59 नंबर प्रश्न देखते हैं, सेबराव की लड़ाई सिख सेना का जो है कमांडर कौन था। सेबराव की लड़ाई में सिख सेना का जो कमांडर था वह कौन था, तेज बहादुर सिंह थे। क्या नाम था उनका, तेज सिंह था, ऑप्शन इसका ए सी करेक्ट है। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, सेबराव के संग्राम में कौन पराजित हुआ था। सेबराव के संग्राम में जो है पराजित हुए थे सिख। कौन पराजित हुए थे, सिख, ऑप्शन इसका ए सी करेक्ट है। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, भारत में पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है। भैया भारत में पहाड़ी चूहा छत्रपति शिवाजी को कहा जाता है, छुप छुप के वार करते थे शिवाजी। ओके, आगे देखते हैं 62 नंबर प्रश्न, जौहर प्रथा किस काल में प्रचलित थी। जौहर प्रथा मेरे प्यारे दोस्तों वह राजपूत काल में प्रचलित थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, राजपूत काल में। आपने देखा होगा जौहर प्रथा किसमें, मैं बताना चाहूँ आपको, वो देखा है आपने जो है पद्मावती मूवी देखी उसमें। आगे देखते हैं जौहर प्रथा जो है राजपूत काल में जो है प्रचलित थी। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 63 नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध क्या दिया है। पानीपत का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था। तो पानीपत का द्वितीय संग्राम मेरे प्यारे दोस्तों 1500 कब लड़ा गया था, 56 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय संग्राम लड़ा गया। अब ऑप्शन में पूछे पानीपत का तृतीय संग्राम, तो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ओके, 64 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाबर की सेना पानीपत कब पहुंची थी। तो बाबर की सेना पानीपत पहुंची थी 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 12 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 65 नंबर प्रश्न, पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी, हेमू की हार हुई थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। हेमू और अकबर के बीच में हुई थी यह लड़ाई, पानीपत की द्वितीय युद्ध। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, भैया शाहजहां ने करवाया था, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं दारू खाना कहते थे, दारू खाना किसे कहा जाता है बताइए। मधुशाला बच्चन की रचना सुने हैं, वही है मधुशाला, वही, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, दारू खाना मधुशाला को कहा जाता था। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न दिया हुआ है आपका। 68 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ए ऑप्शन में दिया शाहजहां, बी ऑप्शन में दिया जहांगीर, सी में दिया अकबर और डी में दिया हुमायूं। किसने करा था भैया, तो जो है अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, अकबर ने, ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न का होगा, प्रश्न दिया है कि वर्तमान समय में फरगना किस राज्य में स्थित है। राज्य का मतलब यहाँ पर देश से लिया जाएगा, तो किस देश में स्थित है वर्तमान में फरगना, अफगानिस्तान में स्थित है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न देख लिए। 70 नंबर प्रश्न है कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी। तो मुगलों की राजकीय भाषा भैया क्या थी, फारसी थी, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 71 नंबर की, मुगल काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख को हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे दरोगा ए हरकारा। क्या, दरोगा ए हरकारा। दरोगा ए हरकारा कहाँ पर दिया है, डी ऑप्शन में दिया, दरोगा ए हरकारा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न, मराठा सेना में अश्वारोही सेना से संबंधित पद था। मराठा साम्राज्य में या मराठा सेना में अश्वारोही सेना से संबंधित पद को हम जो है सिलहेदार कहते थे, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं भैया
73 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि शिवाजी की युद्ध कला मुख्यतः आधारित थी। तो शिवाजी की मुख्य कला जो आधारित थी किसकी थी? छापामार युद्ध पद्धति। छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे वीर शिवाजी। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर, शिवाजी की सेना में शामिल लूटपाट करने वालों को कहा जाता था। शिवाजी के सेना में जो शामिल थे कुछ लूटपाट करने वाले लुटेरे, मतलब लुटेरे क्या सेना के सदस्य होते थे, वह लूटपाट करते थे, उनको क्या कहा जाता था? ए ऑप्शन है डाकू, बी है पिंडारी, सी है गुरिल्ला और डी है मौलबल। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों? तो शिवाजी की सेना में शामिल लूटपाट करने वाले व्यक्तियों को पिंडारी के नाम से जाना जाता था। पिंडारी ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं 75 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता है? दुर्गों का व्यक्ति किसे कहा जाता है भैया? ऑप्शन ए में दिया राजा रणजीत सिंह, बी में दिया बाबर, सी में दिया अकबर, डी में दिया शिवाजी। तो दुर्गों का व्यक्ति कहते थे हम किसको? दुर्गों का व्यक्ति शिवाजी को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, शिवाजी की पैदल सेना में सबसे ऊंची श्रेणी का अधिकारी कौन था? शिवाजी की पैदल सेना में सबसे जो ऊंची श्रेणी का अधिकारी होता था, जो पैदल चलने वाले थे, उनमें जो है सर नौबत जो होता था वह सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, सर नौबत। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न देखिए मेरे प्यारे दोस्त, सिखों अंग्रेजों के मध्य अमृतसर संधि कब हुई थी? सिखों और अंग्रेजों के मध्य में अमृतसर की जो संधि हुई थी 1809 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन यही करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 78 नंबर, अस्साई का संग्राम कब लड़ा गया भैया? तो अस्साई का संग्राम जो लड़ा गया था 23 सितंबर को लड़ा गया था, लेकिन 1803 ईस्वी में लड़ा गया था। 23 सितंबर 1803 कहाँ पे दिया है? सी ऑप्शन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न दिया गया आपसे, पूछा गया कि सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे भैया? सिख पंथ के प्रवर्तक कौन थे? सिख पंथ के प्रवर्तक आपके कौन थे भैया? यहाँ पर दिया है गुरु नानक देव। यही करेक्ट आंसर आपका यही हो, गुरु नानक देव ही सिख जो है पंथ के प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न, प्लासी का संग्राम कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 1881 नंबर दिया है कि 1857 की क्रांति से कौन संबंधित था? 1857 की क्रांति से कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर बिल्कुल नहीं संबंधित थे, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। आगे समझने का प्रयास करते थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अस्साई का संग्राम कब लड़ा गया? 82 नंबर, अस्साई का संग्राम जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था मेरे प्यारे दोस्तों 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में। ओके, 1803 ईस्वी में, और जो है 23 सितंबर की बात है। 23 सितंबर 1803 ईस्वी में अस्साई का संग्राम लड़ा गया था। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हल्दी घाटी का संग्राम कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का संग्राम 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। 1576। ये सारे के सारे युद्धों के जो डेट हैं और किनके बीच में हुआ है, या सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। कोई भी जितने भी आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम हमने करवा दिया, उस पाठ्यक्रम में देख लेंगे कौन सा युद्ध शामिल है। पूरे के पूरे युद्ध के जो है डेट को याद कर लीजिए, किनके बीच में हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसको भी। ओके, आगे देखते हैं 84 नंबर प्रश्न देखते हैं, हल्दी घाटी का संग्राम संबंधित है भैया, किससे संबंधित है हल्दी घाटी का संबंध? तो हल्दी घाटी का संग्राम जो है महाराणा प्रताप से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे देखते हैं भैया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन 85 नंबर प्रश्न दिया है, किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। 100 से अधिक जो है युद्ध को जीता है समुद्रगुप्त ने। आगे देखते हैं, हड़प नीति किसके द्वारा जो है अपनाई गई थी? हड़प की नीति भैया लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो क्रांति हुई थी या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो जाना जाता है, उसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे ने गोली मारी थी। आगे देखते हैं 88 नंबर प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने भारत में बिखराव के लिए क्या नीति अपनाई थी भैया? कौन नहीं जानता? फूट डालो राज करो। क्या? फूट डालो राज करो, मतलब कि फूट डालो शासन करो। ऑप्शन सी में दिया है। आगे देखते हैं भैया, 1857 ईस्वी के विद्रोह का मुख्य परिणाम क्या था? 1857 का मतलब 89 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का मतलब विद्रोह का जो मुख्य परिणाम था वह क्या मिला? तो भैया मिला परिणाम यह कि भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। मतलब कि अब ब्रिटिश की जो सत्ता है महारानी देखने लगेंगी, ब्रिटिश की मतलब ब्रिटेन सीधे आधिपत्य करेगा। अब जो है कंपनी शासन नहीं दिखेगी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न देखिएगा। 90 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल 1786 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे प्रश्न 91 नंबर देखिए, प्लासी का संग्राम कब लड़ा गया? प्लासी का संग्राम कब लड़ा गया था भैया? प्लासी का संग्राम 1757 में। मैंने दो बार प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों 92 नंबर प्रश्न दिया हुआ है
कि लॉर्ड किचनर को भारत का कमांडर इन चीफ कब बनाया गया था। लॉर्ड किचनर को भारत का कमांडर इन चीफ कब बनाया गया था। 92 नंबर का बताइएगा। 1902 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। 93 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। लॉर्ड क्लाइव थे, माउंटबेटन थे, या डुप्ले थे, या लॉरेंस थे। कौन थे भैया। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक जो था वह लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे। ओके, चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। 94 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि महमूद गजनबी ने अपना अंतिम आक्रमण कहाँ पर किया था। महमूद गजनबी ने जो अपना अंतिम आक्रमण किया था वह सोमनाथ मंदिर पर करा था, अमृतसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ था। तो भैया 1857 ईस्वी में ही जो है समाप्त हो गया था। यहाँ पर ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अब जो है लिखित रूप से अब कब सितंबर में हुआ, कब हुआ, या वो है क्लियर पूर्ण रूप से नहीं पता है किसी को। ओके, ध्यान रखेंगे। यह प्रश्न एक प्रकार से कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक प्रश्न है। 3 प्रश्न इस पेपर में जो है पूरक प्रश्न दिए गए थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न की अपहरण की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। तो अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। हड़प की नीति जो है या जो है अपहरण की नीति। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। यूरोपियन कौन थे। तो भारत में आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। पुर्तगाली भारत में पहले यूरोपीय कंट्री के लोग हैं जो कि आए थे। तो ये करेक्ट आंसर होगा। अगला 98 नंबर प्रश्न, महाभारत युद्ध का मतलब कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला भैया। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं 99 नंबर प्रश्न है आपका कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वध किसने करा था। अभिमन्यु का वध जो करा था मेरे प्यारे दोस्तों कर्ण ने करा था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। हालांकि सभी ने मिलकर के मारा था, आपने देखा होगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु का वध किसने करा था, तो अभिमन्यु का वध भैया किसने करा था, कर्ण ने करा था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है 100 नंबर लास्ट प्रश्न आज का। 10 राजाओं का संग्राम किनके बीच लड़ा गया था। 10 राजाओं का संग्राम जो था वह सुदास और 10 शत्रु के राजाओं के बीच में लड़ा गया था। राजा सुदास और 10 शत्रु राजाओं के बीच में लड़ा गया था 10 राजाओं का युद्ध। ध्यान रखेंगे इतनी बात। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहाँ पर लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। ओके, रावी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया था। ओके, जिसको पारुषणी नदी के नाम से हम जानते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त। तो चलेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इन सभी प्रश्नों को ही आपकी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, और नहीं तो आपको मेरे प्यारे दोस्तों स्क्रीनशॉट का कोई काम नहीं तो आप जो है PDF हमारे टेलीग्राम से जो है लोड कर सकते हैं। ओके, चलें तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।